सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9th में संस्कृत विषय में व्याकरण के भाग में संधि पढ़ेंगे। हमने पूर्व में स्वर संधि और उसके 5 भेदों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, इसकी परिभाषा है कि व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। यानी कि व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ, स्वरों का स्वर के साथ और किसी व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ, यानी कि क ख ग ण ये सभी व्यंजन है, क से लेकर ग तक के। तो इन व्यंजनों का किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हल संधि भी कहते हैं। जैसे वागीशः, तो वाक प्लस ईशः, यहाँ स्वर ई के साथ मेल होने पर क के स्थान में ग परिवर्तन होकर वागीश शब्द बन जाता है। अब हम देखेंगे कि व्यंजन संधि के बाद सचुत्व संधि। इस तो सचुत्व संधि का सूत्र है स्तु सचुना शचुः। जब सवर्ण अथवा त वर्ग त थ द ध न के आगे या सामने सवर्ण अथवा च वर्ग च छ ज झ ण हो तो सवर्ण को सवर्ण को शवर्ण तथा तथ दध न हो त वर्ग को क्रमशः च छ ज झ ण वर्ग हो जाता है। अर्थात स के आगे श शक्कर वाला या च वर्ग च छ ज झ ण का कोई वर्ण हो तो स के स्थान पर श शक्कर वाला श हो जाता है। इसी तरह त के स्थान पर च और थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर झ और ध के स्थान पर ज झंडे वाला झ तथा न के स्थान पर ण हो जाता है। इसी प्रकार सचुत्व संधि इसे कहा जाता है। यानी कि सचुत्व संधि में हम देखते हैं कि स सरोते वाले से श शलगम वाला श बन जाता है और त वर्ग के स्थान पर कौन से हो जाते हैं? च वर्ग। त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? यानी कि त थ द ध न जो वर्ण है उनके स्थान पर कौन सा हो जाता है? च छ ज झ ण ये वर्ण हमारे हो जाते हैं। तो यह सचुत्व संधि कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि हरिशेते का हम उदाहरण के रूप में देखेंगे कि हरिशेते, तो हरीश तो इसमें श शक्कर वाला है और शक्कर वाले का स जैसे ही आया है अगर तो हमारा शब्द बन जाएगा सरोते वाला कि हरीश सेते। तो हरीश प्लस सेते हरीश शेते। रामश्चिनोति, तो रामस प्लस चिनोति रामश्चिनोति। अब हमारा यहाँ पे सच्छात्र आधा च आ रहा है और हमने कहा था कि त के स्थान पर च आ जाएगा और च के स्थान पर त आ जाएगा। तो जैसे ही स के बाद हम देख रहे हैं अगर ये आधा च भी आ रहा है तो त आधा तो च के स्थान पर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? त कि सत छात्र और विसर्ग आ रहा है तो हमारा यहाँ पर हलंत इसमें लग जाएगा। तो सत प्लस छात्र तो क्या हो जाएगा हमारा शब्द? सच्छात्र। सच्चित अगला शब्द है हमारा सच्चित, तो सत प्लस चित यानी कि सच्चित। कच्छ झटती, कच्छ झटती, तो छ अगर हमारा क के बाद हमारा छ आ रहा है छ वाली लाइन में छ आता है ना, तो च के बाद क्या आ रहा है हमारा? छ। उसी प्रकार त के बाद क्या आता है? थ। तो छ के स्थान पर क्या हो जाएगा? थ। छ के स्थान पर त हो जाएगा। तो कथ प्लस झटती,
कथ प्लस झटति अर्थात कच्छ झटति। उज्ज्वलः, उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में हमारा जहाज वाला आ रहा है, तो उज्ज्वल के लिए हमारा झ के स्थान पर द हो जाएगा, क्योंकि झ नंबर कहाँ पे आ रहा है, च छ झ। तीसरे नंबर पे हमारा जहाज का है, चम्मच वाला छाते का छ और जहाज का झ, ये तीसरे नंबर पे है। तो हमें त वाली लाइन से भी तीसरे नंबर वाला ही लेना है कि त तरबूज का त, थ थर्मस का थ और दवात का द। तो झ के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा द, तो हमारा शब्द बन जाएगा कि उद प्लस ज्वलः यानी कि उज्ज्वलः। अगला है हमारा सज्जनः, फिर झ आ रहा है सज्जन में, तो सज्जन के लिए झ आ रहा है, तो झ के लिए फिर हमारा क्या शब्द बन जाएगा, सद प्लस जनः, तो सज्जनः। बज झटती, बज झटती, अब झ शब्द हमारा आ रहा है चौथे नंबर के लिए, झ च छ झ झ, एक तो झ जहाज वाला और एक झ झंडे वाला। तो झंडे वाले झ के लिए हमारे लिए शब्द क्या आ जाएगा उस जगह, ब ध के लिए त वाले शब्द से देखेंगे त थ द ध, तो ध आएगा हमारा, तो हमारा शब्द बनेगा कि बध प्लस झटती यानी कि बज्झ झटती। बू झ झटती, पहला हमारा बज था उसी प्रकार से बूझ हो गया, तो बूझ के लिए भी क्या आ जाएगा, बुध प्लस झटती, बुझ झटती। सार्डियणम, अगला शब्द है हमारा सांडिग जय, सांडिग जय, सार्डिग जय, तो सार्डिग, सार्डिग में ण आ रहा है हमारा, अंतिम शब्द क्या आ रहा है, सार्डिग के बाद ग के बाद ण आ रहा है हमारा, ये वाला ण, ये ण आ रहा है हमारा। तो सांडिंग के लिए हमारा आ रहा है, ण के लिए हमारा अंतिम शब्द क्या रहेगा, त थ द ध न, तो सार्डिंगन जय प्लस जय, सार्डिंगन प्लस जय, तो हमारा शब्द बनेगा सार्डिंगन जय। और अंतिम में हमारा इसका सुत्रष्ठ जय, सुत्रष्ठण यति, शत्रुष्ठण यति, तो शत्रुण, ण के लिए क्या आ जाएगा हमारा शब्द न, तो शत्रुन प्लस जयति, तो हमारा शब्द बनेगा शत्रुष्णयति। इसी प्रकार ये हमारे कौन सी संधि के हैं, सचुत्व संधि के पूरे हुए। अब हम षटुत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। षटुत्व संधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका सूत्र है स्टूना सटह, स्टू, स्टूना स्टूह। जब वर्ण स त थ द ध न के पहले, अब पहले उसमें बाद में था कि त थ द के सामने च छ झ लगाना, लेकिन अब ध्यान रखना है हमें इसमें षटुत्व संधि में कि स त थ द ध न के पहले तथा बाद में वर्ण श से स की जगह षटकोण वाला वर्ण है और त की जगह ट वाला, कि त थ द ध न, तो ट ठ ड ढ ण में से कोई भी वर्ण आता है तो स की जगह पर क्या हो जाएगा, षटकोण वाला श, सरोते वाले की जगह पे क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स, और त थ द ध न की नाइन के पास क्या, उसके लिए क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ ण वर्ण हो जाता है। तो श के बाद त वर्गीय वर्ण को क्रमशः ट वर्गीय वर्ण हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, षटुत्व संधि। इसके हम उदाहरण देखेंगे। इसका हमारा उदाहरण है कि रामस्य षष्ठ, हमारा उदाहरण है, उदाहरण के तौर पे हम पहले देखेंगे कि रामस्य षष्ठ, आधा श है ये, कि रामस्य षष्ठ, ये इस प्रकार से आधा श ल बना हुआ है ये, और ये पूरा श इस प्रकार से होगा, श षटकोण का, और ये आधा श है। तो हम देखते हैं कि रामस्य षष्ठ, तो रामस
प्लस षष्ठ। स षटकोण वाले की जगह हमारा क्या आ गया, स सरोते वाला। फिर रामष्टिकते, रामष्टि, तो रामष्टि स आ रहा है, स के लिए फिर हमारा क्या शब्द बनेगा, रामश प्लस टिकते, रामष्टिके। तट टीका, तट, तो ट के लिए क्या आ रहा है, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो हमारा शब्द बनेगा तट टीका। मट टीका, तो हमारा शब्द बनेगा ट के लिए मत प्लस टीका, यानी कि मट टीका। कट्ठकुर, 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 तो कट्ठक ठ आ रहा है, तो ठ के लिए हमारा शब्द क्या है, ट के बाद ठ, तो हमारा इधर शब्द बनेगा कि त के बाद थ, तो कथ प्लस ठक्कुर, तो हमारा शब्द बनेगा कठट ठक्कुर। उड़यनम, उड़यनम, उड़य, तो ड के लिए क्या आ रहा है, ट ठ ड आ रहा है, उडयनम, तो उधर से हमारा शब्द द वाले के लिए त थ द, क्योंकि इसमें भी तीसरा वर्ण आ रहा है, ट वर्ग में तीसरा वर्ण आ रहा है, ट ठ ड, उडडयनम, तो हमारा शब्द बनेगा द से संबंधित कि उद प्लस डयनम, यानी कि उडडयनम। अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे। एते ड ढक्का, एत ढक्का, एत ढक्का, एतड ढक्का, तो हमारा शब्द है एत ढक्का, तो उस जगह आएगा एतद के लिए क्या आ जाएगा, एतद प्लस ढक्का, यानी कि एतद ढक्का। बढ़ ढोक से, अगला है हमारा बढ़ ढोक से, तो ढ ढक्कन के लिए क्या आ जाएगा, त थ द, ध आ रहा है हमारा, तो बध प्लस ढोक से, यानी कि बढ़ ढोक से। बुढ़इन, बुढ़ डीनह, तो बुढ़, तो बुढ़ के लिए क्या आ रहा है, बुध प्लस डीनह, यानी कि बुढ़ डीनह। महांड मार, महांड मरह, महांडा मरह, तो महांडा के लिए आएगा महान प्लस डामरह, तो हमारा शब्द बनेगा महांड मर, महांडामर। चक्रीण ढोक से, चक्रीण ढोक से, तो हमारा चक्रीण के लिए ण के लिए क्या आएगा शब्द न, तो चक्रीण प्लस ढोक से। इष्ट, हमारा शब्द है इष्ट, तो इष्ट के लिए श षटकोण के लिए आ रहा है, तो इश प्लस त, यानी कि इष्ट। और अंतिम है हमारा पेष्ठा, तो पेष्ठा के लिए हम देखेंगे पेष्ठा, तो पेष्ठा शब्द हमारा बन रहा है पेश प्लस ता, यानी कि पेष्ठा। ये संधि पूरी हुई हमारी। अब हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा हम समझेंगे एक बार। जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तब विसर्ग संधि कही जाती है। विसर्ग, जैसे कि हम संस्कृत में कोई शब्द लिखने के बाद लगाते हैं, जैसे हम अह की मात्रा के रूप में भी, हिंदी में हम अह की मात्रा समझते हैं और संस्कृत में इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग का ये चिन्ह है। विसर्ग का यह चिन्ह है। वर्ण, हम देखते हैं कि स्वर या वर्ण अथवा व्यंजन, वर्ण से मेल होने पर जब विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कि किसी स्वर और वर्ण, स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के मेल होने पर, किसी भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल होने पर, यानी कि आपस में उन दोनों के मिलने पर जब विसर्ग में कोई परिवर्तन अगर हो जाता है तो वह कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में अब हम उसका पहला भाग है सत्व संधि, उसे हम देखेंगे। विसर्जनीयस्य सह, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। यदि विसर्ग के परे यानी कि सामने क ख च छ ट थ
त, थ, श, य, फ, श, ये जो सभी वर्ण दिख रहे हैं आपको व्यंजन संधि के अथवा सवर्णों में से एक वर्ण होता है, तो विसर्ग का त, थ आने पर स और च, छ आने पर श शकर वाला और ट, ठ आने पर श षटकोण वाला हो जाता है। इसी को हम सत्व संधि कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे। उदाहरण है हमारा विष्णु स्त्राता। विष्णु स्त्राता, तो विष्णु स्त्राता के लिए क्या आएगा हमारा विष्णु प्लस त्राता, क्योंकि श है तो हमारा वहाँ पे क्या हो गया, आधा श आ रहा है, तो इस जगह हमारा विसर्ग इसमें लग जाएगा कि विष्णु प्लस त्राता। रामश्च, तो रामश्च के लिए क्या आएगा, श आ रहा है उसमें, श शलजम वाला आधा श है, तो राम के बाद क्या आ जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, तो शब्द हमारा बनेगा रामः च। तो रामश्च हमारा शब्द बनेगा कि रामः प्लस च, तो रामश्च हमारा शब्द बनेगा। धनुष्टकारः, धनुष्टकारः, अब धनुष, धनुष के लिए आधा श आ रहा है षटकोण वाला, तो हमारा बनेगा शब्द कि धनुः प्लस टंकारः। क्या बनेगा हमारा शब्द, धनुः प्लस टंकार, यानी कि धनुष्टंकारः। निश्चलः, निश्चल, तो नी के बाद आधा श आ रहा है हमारा, तो निह प्लस छलह, तो हमारा शब्द बनेगा निश्चल। नमस्ते, तो नमस्ते में हमारा शब्द से पहले देखेंगे नमक, नमक, नम के बाद आधा स आ रहा है, तो नमः हो जाएगा हमारा विसर्ग में हमारा नमः प्लस ते, यानी कि नमस्ते, ये हमारा शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार हमारा अगला शब्द है बालस्व पीति। बालस्व पीति, बालस्व पीति, यानी कि बाल स डबल आ रहा है इसमें, तो बालह विसर्ग हो जाएगा, स सरोते वाले के लिए आधा स है सरोते का, तो हमारा बालह प्लस स्व पीति, क्या शब्द बनेगा हमारा कि बालस स्व पीति, तो बालह प्लस स्व पीति, तो हमारा शब्द बन जाएगा कि बालस स्व पीति। अगला है हमारा नमस्ते। मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि नमस्ते के लिए हमारा शब्द बनेगा, आधा श आ रहा है तो नमः प्लस ते। निष्फलम, तो निष्फलम में आधा श षटकोण वाला श आ रहा है, तो हमारा न नी के बाद क्या आ जाएगा विसर्ग, निह प्लस फलम, तो निष्फलम। दुष्कर्म, तो दु श षटकोण वाला आधा श आ रहा है, तो दुह प्लस कर्म, तो हमारा शब्द बनेगा कि दुष्कर्म। ये हमने अभी कौन सी संधि के बारे में पढ़ा, सत्व संधि के बारे में पढ़ा। अब हम उत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। उत्व संधि को हम उदाहरण, उसका पहले हम एक बार सूत्र देखेंगे कि उसका सूत्र है कि अतो, अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते, यानी कि जब विसर्ग के पहले हस्व, हस्व अ हो तथा विसर्ग के परे यानी कि विसर्ग के बाद में, पहले जब विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद में भी हस्व में अ स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ तथा बाद में आने वाले ह हस्व अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। अवग्रह चिन्ह कौन सा है, ये एस जैसा, ये इस प्रकार से जो बना हुआ ना, ये अवग्रह चिन्ह है। तो अब हम इसे देखेंगे अवग्रह चिन्ह में। अब हम इन्हें उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि बालकः अयम, बालको अयम हमारा शब्द है बालको अयम। तो अब हम इन्हें किस प्रकार से पढ़ेंगे कि ओ अगर आ रहा है तो हमारा विसर्ग लगेगा, और अ अगर आ रहा है, ये एस के आकार में जो है अवग्रह चिन्ह है, इसे हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, लेकिन ये अ के रूप में इसे हम मानते हैं। तो बालकः प्लस अयम यानी कि बालको अयम, यानी कि विसर्ग को ओ होने से तथा पर अ को इस वाले अ से अवग्रह होने पर बालको अयम ये शब्द हमारा हो जाता है। जैसे कि कॉपी, तो कह प्लस अपी कॉपी, यानी कि विसर्ग में वही ओ
विसर्ग में ओ होने से तथा अ को अवग्रह होने पर, है ना। उसी प्रकार हम देखेंगे कि लक्ष्मणो अस्ति, तो लक्ष्मणः, कि लक्ष्मणो ओ आ रहा है तो ओ के बाद ओ अगर हमारा आ रहा है शब्द तो हमारा विसर्ग हो जाएगा वहाँ पे कि लक्ष्मणः प्लस अगर अवग्रह चिन्ह है वहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारा अस्ति, तो लक्ष्मणो अस्ति। रामो अगच्छत, वही रामो गच्छत में भी देखेंगे हम रामो, तो हमारा शब्द विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या आएगा रामः प्लस अवग्रह चिन्ह है तो अगच्छत हमारा शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि रामो अवदत्त, तो रामो अवदत्त हमारा शब्द है तो रामो अवदत्त के लिए आएगा रामः प्लस अवदत्त है कि रामो अवदत्त। और अंतिम संधि हमारी ऋत्व संधि। अब हम इसमें ऋत्व संधि में देखेंगे सस, इसका सूत्र है ऋत्व संधि का कि सस जोश्रुह, सस जोश्रुह, यानी कि यदि विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो या उस अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर का वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या य र ल व ह वर्ण हो तो विसर्ग को र हो जाता है। हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से ऋत्व संधि, इसका नाम ही ऋत्व है। तो र कैसे हो रहा है वो कि विसर्ग शब्द के पहले अ अथवा आ इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो पहले तो, और अन्य स्वर हो और उसी के साथ क्या है विसर्ग के बाद भी स्वर का कोई स्वर वर्ग का ही कोई चौथा तीसरा चौथा पांचवा कोई अक्षर हो या फिर य र ल व ह ये वाले वर्ण हो तो विसर्ग का हमारा र हो जाता है। जैसे हम देखेंगे कि मुनिरागतः, हमारा शब्द है मुनिरागतः, तो हम उसे किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुनिरागतः में कि मुनिः प्लस आगतः, क्या शब्द है हमारा मुनिरागत, तो मुनिः प्लस आगतः ने कि मुनिरागत। और मुनिरागत में हम देखेंगे कि मुनि प्लस अगर हम विसर्ग नहीं लगा रहे तो हम इसमें र भी लगा सकते हैं। कोष्टक में ये जो चिन्ह दिख रहे हैं ना आपको ये वाले कि मुनि प्लस र प्लस आगतः, तो हमारा शब्द बन जाएगा मुनिरागतः। हम इसे दोनों प्रकार से विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कवि हर्षति, तो कवि प्लस हस्ति, क्योंकि हमने विसर्ग के रूप में लगा दिया है हमने, तो कवि प्लस हस्ति। या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कवि प्लस र प्लस हस्ति, तो कविर हस्ति। अगला है हमारा हरे दर्शनम, तो हरे दर्शनम में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हरेह प्लस दर्शनम, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हरे प्लस र प्लस दर्शनम, हरे दर्शनम, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हमारे ये आज के सारी संधियाँ हमारी पूर्ण हो चुकी है। अगली सभी संधियों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे होमवर्क के तौर पर करके मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।